हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृत ज्ञान। और आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। ठीक है, तो ये जो एक्ट है इट वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि जो भी मेंटली इल पर्सन है उनके जो राइट्स है, उनकी जो डिग्निटी है, उनको क्या किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और इस एक्ट के अंदर हम ये सारी चीजें देखेंगे कि ये एक्ट है क्या, इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इस एक्ट को क्यों बनाया गया, और जो इसके 10 चैप्टर्स होते हैं इनको हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखा है कि द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय द पार्लियामेंट इन 1987 बट इट केम इनटू इफेक्ट इन अप्रैल 1993। ठीक है, तो जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है इट वाज ऑलरेडी इन 1987। ठीक है, बिल्कुल रेडी था, बिल्कुल बन के एकदम तैयार हो गया 1987 में। बट इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, इम्प्लीमेंट मतलब इसको यूज करना कब स्टार्ट किया गया, दैट वाज इन अप्रैल 1993। ठीक है, और ये जो एक्ट है इसने क्या किया, जो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट जो कि 1912 में फॉर्म हुआ था उसको क्या किया, रिप्लेस किया। ठीक है, अब क्यों किया रिप्लेस, व्हाट आर द रीजन कि ये इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट आया और उसने रिप्लेस कर दिया इंडियन ल्यूनेसी एक्ट को। सो सबसे पहला जो रीजन है दैट वाज कि जो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट है, ठीक है, इसमें क्या फोकस किया जाता था कि जो भी ल्यूनाटिक्स है, जो भी पेशेंट्स है, साइकियाट्रिक जो पेशेंट्स हैं उनको लॉक्ड करके ट्रीटमेंट दिया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट जब आया, ठीक है, तो इसने फोकस किया मोर कंपैशनेट केयर प्रोवाइड करने में और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट के जो भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने पे फोकस किया। एक तो ये रीजन है कि इसने क्या किया, इंडियन ल्यूनेसी एक्ट को इसलिए भी रिप्लेस किया। दूसरा जो रीजन है इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट लाने का वो ये है कि जो सोसाइटी का एटीट्यूड है, ठीक है, जो भी सोसाइटी का एटीट्यूड है टुवर्ड्स मेंटल इलनेस, उसको चेंज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सोसाइटी ऐसे लोग जो कि मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं उनको एक शेम के साथ, एक फियर के साथ देखती थी। ठीक है, तो जब ये इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट आया तब से सोसाइटी को भी समझ में आया कि जो भी मेंटल इलनेसेस हैं वो सेम है जैसे फिजिकल इलनेसेस है। ठीक है, जैसे लोगों को उसमें ट्रीटमेंट, उसमें केयर मिल रही है, वैसे ही मेंटल इलनेस भी क्योरेबल है, और स्पेशली तब जब उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए। तो इसलिए भी सोसाइटी के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए भी क्या होगा, ये इंडियन ल्यूनेसी एक्ट को रिप्लेस करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं, जो मेंटली इल पर्सन है, ठीक है, वो भी उसी रिस्पेक्ट, उसी नेचुरल एनवायरनमेंट में ट्रीट होना चाहते हैं जैसा कि नॉर्मल जो पेशेंट है। ठीक है, नॉर्मल फिजिकल इंजरी के साथ जो पेशेंट है उसको भी हम नेचुरल सेटिंग में केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट के अकॉर्डिंग जो साइकियाट्रिक पेशेंट है उसको भी हम नेचुरल सेटिंग में ही क्या कर रहे हैं, केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी दूसरी जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है दैट वाज कि जो उस टाइम पे जो नॉलेज थी, उस टाइम पे जो भी इन 1912 उस टाइम पे नॉलेज जो थी, जितनी भी नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग इंडियन ल्यूनेसी एक्ट बना था। लेकिन जब 1987 तक आते आते क्या हुआ, बहुत सारी एडवांस रिसर्चेस हो गए, बहुत सारी लाइक अपडेटेशन हुई नॉलेज में। सो उस लेवल ऑफ नॉलेज को मैच करने के लिए, उस ह्यूमन अप्रोच को मैच करने के लिए क्या हुआ, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट का फॉर्मेशन हुआ इनटू द 1987। और इसको भी इफेक्ट में आते आते कितना टाइम लग गया, इनटू द अप्रैल 1993 में ये इफेक्ट में आया। ठीक है, तो दीज आर द रीजन कि इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट इसलिए फॉर्म हुआ कि सोसाइटी के एटीट्यूड्स को बदल दिया जाए, इसके अलावा जो नॉलेज है वो अपडेट हो जाए थोड़ी सी, और जो भी मतलब ल्यूनाटिक्स को जिस भी तरीके से पहले ट्रीट किया जाता था लॉक करके, वो लॉक करके ना ट्रीट किया जाए, उनको ट्रीट किया जाए एकदम नेचुरल सेटिंग। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट। नेक्स्ट आर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब इस इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले है टू रेगुलेट द एडमिशंस इनटू द साइकियाट्रिक हॉस्पिटल एंड साइकियाट्रिक नर्सिंग।
ठीक है, सबसे पहले जो भी एडमिशंस हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी पेशेंट्स हो एडमिट हो रहे हैं इनटू द साइकियाट्रिक हॉस्पिटल या साइकियाट्रिक नर्सिंग होम में, ठीक है, उनका एडमिशन बिना कोई मेडिकल प्रूफ के ना हो, ठीक है। तो ये जो मेंटल हेल्थ एक्ट है इसने एकदम क्या किया, एकदम क्लियर रूल्स बना दिए कि किस तरीके से पेशेंट को एडमिट करना है इनटू द साइकियाट्रिक हॉस्पिटल और साइकियाट्रिक नर्सिंग होम, और कैसे कैसे उसको एडमिशन प्रोसेस में असिस्ट करना है। तो इसने क्या किया, रेगुलेट किया एडमिशन प्रोसेस को इनटू द साइकियाट्रिक हॉस्पिटल और साइकियाट्रिक नर्सिंग होम्स। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है क्या है कि टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ मेंटली इल पर्सन, ठीक है, सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ मेंटली इल पर्सन। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जो मेंटली इल पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इस तरीके से बिहेव करते हैं जिससे वो खुद को भी हार्म कर सकते हैं और सोसाइटी को भी हार्म कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मेंटल हेल्थ एक्ट है इसमें कोर्ट ने क्या बोला है कि जो मेंटली इल पर्सन है, जो भी किसी मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, उनको एक सेफ प्लेस पे एक सेफ ट्रीटमेंट मिले, जिससे क्या हो, सोसाइटी भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट रह सके फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ मेंटली इल पर्सन। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव है to protect the citizen from being detained into the psychiatric hospital or nursing home without sufficient cause, means without any kind of medical proof। आप किसी को भी साइकियाट्रिक यूनिट्स में, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स में या नर्सिंग होम्स में आप किसी को भी एडमिट करके नहीं रख सकते। अगर आपको किसी को, किसी भी मेंटली इल पर्सन को साइकियाट्रिक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में एडमिट करना है, उसके लिए सफिशिएंट मेडिकल प्रूफ होने चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी देयर। तो ये सिटीजन्स के कहीं ना कहीं राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम बीइंग डिटेन्ड इनटू द साइकियाट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज to regulate maintenance charge of psychiatric hospitals और nursing homes, ठीक है। मेंटेनेंस चार्ज जब हम अभी आगे जाके इन चैप्टर्स के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि बेसिकली जब कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपना खर्चा नहीं उठा पा रहा है या जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई मनी नहीं है, तो उस कंडीशन पे मेंटेनेंस चार्ज भी क्या है, इस तरीके से अफोर्डेबल किए जाते हैं, ठीक है, या किस तरीके से गवर्नमेंट उनका खर्चा उठा रही है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो टू रेगुलेट द मेंटेनेंस चार्ज इन्होंने क्या बनाई, एक पॉलिसी बनाई है इस पूरे मेंटल हेल्थ एक्ट में। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक तरीके से पूरी गाइडलाइन सेट करी है कि आपको किस तरीके से पेशेंट से कितना पैसा लेना है, कितना चार्ज लेना है, कितनी उसके लिए उन्होंने पूरा एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, जिसने क्या किया, ओवर जो हम लोग बोलते हैं ओवर चार्जिंग रिड्यूस करी, ठीक है, ओवर चार्जिंग रिड्यूस करी और एक अच्छी केयर को अफोर्डेबल प्राइस में देने के लिए हेल्प किया। तो ये क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस चार्ज को भी रेगुलेट कर रहे हैं। जो भी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, जो भी नर्सिंग होम्स है, उनका जो भी मेंटेनेंस चार्ज होगा उनको रेगुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, to provide facilities for establishing guardianship of mentally ill persons who are incapable of managing their own affairs, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी जो मेंटली इल पर्सन होते हैं वो इतना ज्यादा मेंटली इल होते हैं कि दे आर इनकैपेबल, ठीक है, वो इतने केपेबल नहीं होते हैं कि वो अपने मनी संभाल सके या अपनी प्रॉपर्टी से लेके कोई डिसीजन संभाल सके या बिजनेस मैटर्स में डील कर सके। तो उस कंडीशन पे ये जो मेंटल हेल्थ एक्ट है ये क्या करती है, एक तरीके का गार्जियन प्रोवाइड करती है, ठीक है, इन लोगों को, जो कि क्या होगा, लीगली अपॉइंट करते हैं और ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उस पर्सन की हेल्प करते हैं इन मैनेजिंग देयर ओन अफेयर्स, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ एक्ट क्या कर रही है, गार्जियनशिप भी प्रोवाइड कर रही है टू द मेंटली इल पर्सन जो भी इनकेपेबल है फॉर मैनेजिंग देयर मनी, फॉर मैनेजिंग देयर प्रॉपर्टी। Next objective is to establish central or state authorities, ठीक है।
फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज। इन्होंने क्या किया, मेंटल हेल्थ एक्ट ने मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज को भी फॉर्म किया, लाइक सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज को भी क्या किया, इन्होंने फॉर्म किया, स्टैब्लिश किया, ताकि ये एश्योर कर सके कि जो भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज मिल रही है वो प्रॉपर मिल रही है, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं, वो जो एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल है या नर्सिंग होम है वो उसको मीट अप कर पा रहे हैं या नहीं। तो सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज भी क्या किस लिए हेल्पफुल है, ताकि जो भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज रेंडर्ड हो रही है वो प्रॉपरली वे में हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इसलिए भी ये मेंटल हेल्थ एक्ट आया। नेक्स्ट इज टू रेगुलेट the powers of the government for establishing, license and controlling psychiatric hospital or nursing homes। ठीक है, इन्होंने जो मेंटल हेल्थ एक्ट है, बेसिकली इसके अंदर अब जब चैप्टर्स डील करेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें जो गवर्नमेंट है इसके पास पावर्स होती है कि ये क्या कर सके, लाइसेंस को इशू कर सके, ठीक है, या फिर अगर कोई मेंटल हॉस्पिटल या साइकेट्रिक हॉस्पिटल जो है अगर वो प्रॉपरली स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहा है तो उसके लाइसेंस को वो क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो जो भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, जो भी नर्सिंग होम्स है, उसको लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम भी मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर ही हो रहा है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड द लीगल एड टू मेंटली इल पर्सन एट स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस। फॉर एग्जांपल, इफ द पेशेंट इज अनेबल टू हायर अ लॉयर, ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो उसके बिहाफ पे क्या करती है, लॉयर को हायर करती है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे जो बेसिकली मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर आ रहे थे। इसके ऊपर रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्या था कि हमने पढ़ा कि पेशेंट को किस तरीके से एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, साइकेट्रिक नर्सिंग होम में एडमिट करना है, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव नंबर 1। उसके अंदर आता है कि ये पेशेंट्स, ये ऐसे सोसाइटी को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है कि मेंटली इल पर्सन से सोसाइटी को कोई हार्म ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज to protect the citizen from being detained in the psychiatric hospital or nursing home without sufficient cause। कोई मेडिकल प्रूफ के बिना आप किसी भी पेशेंट को एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के अंदर नहीं रख सकते। नेक्स्ट इज टू रेगुलेट द मेंटेनेंस चार्ज ऑफ साइकियाट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स। ठीक है, एक तरीके का गाइडलाइन बना दी कि आपको कितना पेशेंट से चार्ज करना है। इससे क्या हुआ, एक अफोर्डेबल केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। Next is to provide facilities for establishing guardianship। ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो क्या नहीं कर पा रहा, अपने मनी मैटर्स को नहीं संभाल पा रहा, अपनी प्रॉपर्टी नहीं संभाल पा रहा, अपना बिजनेस नहीं संभाल पा रहा, तो उस कंडीशन पे ये जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, एक गार्जियन प्रोवाइड करती है। गार्जियन का होता है एक ट्रस्टेड पर्सन है, ठीक है, तो गार्जियन प्रोवाइड कर रही है जो बेसिकली क्या करते हैं, उनको मनी मैटर्स में हेल्प करता है, और ये गार्जियन लीगली अपॉइंटेड, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज टू एस्टैब्लिश अ सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज को भी क्या कर रही है, एस्टैब्लिश कर रही है, ताकि जो भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज रेंडर्ड हो रही है वो प्रॉपर वे में रेंडर्ड हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट आता है आपका कि टू रेगुलेट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या है कि टू रेगुलेट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि जो ये क्या करे, गवर्नमेंट्स को भी पावर देते हैं कि वो एक जो भी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है, जो भी नर्सिंग होम है, उनको क्या कर सके, लाइसेंस इशू कर सके, और वो लाइसेंस कैंसिल भी कर सकते हैं इफ दे फाउंड कि अगर कोई मेंटल हॉस्पिटल जो है वो इस तरीके से रन किया जा रहा है जहां पे किसी भी पेशेंट को या वहां के पेशेंट्स को के फिजिकल, इमोशनल और किसी तरीके के मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो लाइसेंस जो है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड लीगल एड, और इफ इन केस मेंटली इल पर्सन जो है वो अपने खर्चे नहीं ले पा रहा है या फिर कोई भी लीगल हेल्प के टाइम पे, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको लीगल हेल्प भी प्रोवाइड करती है इन सर्टेन केसेस। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनके चैप्टर्स के बारे में, ठीक है। तो चैप्टर्स, इसमें बेसिकली 10 चैप्टर्स होते हैं। हम वन चैप्टर्स को धीरे धीरे करके हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल। तो जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंटेन करता है वो सारी डेफिनेशंस जो इस मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर यूज हो, ठीक है। तो जो चैप्टर 1 है वो क्या करता है, वो प्रीलिमिनरी डेफिनेशंस क्या करता है, डिफाइन करता है
मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर आगे यूज होंगी। जैसे सबसे पहली जो डेफिनेशन है दैट वाज मेंटली इल पर्सन। सो हम इसको प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेंटली इल पर्सन कौन होता है, वो पर्सन जो कि किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, ठीक है, और जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड भी है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि ऐसा पर्सन जो किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है और who is in the need of a treatment, ठीक है, बट इसमें वो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे जो किसी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं, लाइक मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो मेंटली इल पर्सन वो सारे इंडिविजुअल्स जो मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं अदर देन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेंटली इल प्रिजनर। मेंटली इल प्रिजनर, ठीक है। तो मेंटली इल प्रिजनर कौन है, एक मेंटली इल पर्सन है, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो मेंटली इल है, जो मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं लीगल प्रोसीडिंग्स में भी इन्वॉल्व है, साथ ही साथ वो लीगल प्रोसीडिंग्स में भी इन्वॉल्व है ऐसा पर्सन, ठीक है। तो उस कंडीशन में कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उसको बोलती है कि इसको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट दिया जाए, इसको प्रॉपर्ली केयर दी जाए एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में, ठीक है। तो वो क्या है, एक मेंटली इल प्रिजनर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। तो जब भी कोई पर्सन जो मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है उसको एडमिट किया जाता है इनटू द साइकियाट्रिक हॉस्पिटल या फिर साइकियाट्रिक नर्सिंग होम में उसको एडमिट किया जाता है, तो उस टाइम पे जो भी उसका खर्चा होगा, लाइक फूड का खर्चा, ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट का जो भी जितना भी खर्चा आ रहा है या अदर कोई एक्सपेंसेस का खर्चा है, तो वो क्या करता है, वो खर्चा जो है वो कौन खाता है, गवर्नमेंट देती है उसका खर्चा, ठीक है। तो the government is paying to the psychiatric hospital or nursing home, ठीक है, for that particular patient, उसी को हम बोल रहे हैं cost of maintenance, ठीक है। in relation to mentally ill person जो कि admit है psychiatric hospital या psychiatric nursing home में, shall mean the cost of such item as the state government may be general or special order specified in this behalf, ठीक है। तो जो पूरी की जो cost है उस person की वो क्या करती है, गवर्नमेंट देती है psychiatric hospital, ठीक है, ताकि मेंटली इल पर्सन जो है वो ट्रीट हो सके। नेक्स्ट इज इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जिसे गवर्नमेंट ने ऑथराइज्ड किया हो कि वो क्या कर सके, इंस्पेक्ट कर सके उस साइकियाट्रिक हॉस्पिटल को, ठीक है, कि वो प्रॉपर्ली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो वो बेसिकली एक तरीके से चेक कर रहा है साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स को, जिसकी वजह से जो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स है या जो साइकियाट्रिक नर्सिंग होम्स है, ठीक है, उनका जो स्टैंडर्ड है वो भी कहीं ना कहीं मेंटेन रहता है। तो ये इंस्पेक्टिंग ऑफिसर कौन है, एक ऐसा पर्सन है जिसे गवर्नमेंट या फिर कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिसने भी लाइसेंस दिया है उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को या नर्सिंग होम को, ठीक है, उसने एक ऐसा पर्सन भेजा है कि वो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल को इंस्पेक्ट कर सके, वो कौन होता है, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसेंस की, ठीक है। तो लाइसेंस क्या है, लाइसेंस क्या है, लाइसेंस का मतलब होता है परमिशन, ठीक है, लाइसेंस का मतलब होता है लाइसेंस का मतलब होता है परमिशन, ठीक है, परमिशन टू द पर्सन या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि हाँ वो अब क्या कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ जो सॉरी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल या फिर कोई साइकियाट्रिक नर्सिंग होम को रन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ट्रीट द मेंटली इल पर्सन। तो लाइसेंस क्या है, एक तरीके की परमिशन मिल रही है एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल को या एक नर्सिंग होम को कि वो अब क्या कर सकते हैं, मेंटली साइकियाट्रिक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइसेंसी। अब लाइसेंसी क्या है कि ये परमिशन जो है, ये लाइसेंसी क्या है कि ये परमिशन जिस भी पर्सन को या जिस भी हॉस्पिटल को मिल रही है दैट इज कॉल्ड एज लाइसेंसी, ठीक है। तो लाइसेंस क्या है, वो बेसिकली परमिशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगी, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगी या जिस पर्सन को मिलेगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइसेंसी बोल।
मीन्स द होल्डर ऑफ द लाइसेंस। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि जो लाइसेंस को होल्ड करता है, जिसे लाइसेंस मिला है, उसको हम लाइसेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट इज लाइसेंस्ड साइकियाट्रिक हॉस्पिटल। नाम से ही समझ में आ रहा है लाइसेंस्ड साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जब बोले, ठीक है, तो लाइसेंस साइकियाट्रिक हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल जो जिसको प्रॉपर परमिशन मिल गई, ठीक है, ये हाँ दिस हॉस्पिटल अ साइकियाट्रिक हॉस्पिटल और साइकियाट्रिक नर्सिंग होम जिसके पास लाइसेंस है कि वो क्या कर सकते हैं, उस हॉस्पिटल को, उस नर्सिंग होम को रन कर सकते हैं फॉर द केयर ऑफ मेंटली इल पर्सन। ठीक है, तो लाइसेंस्ड साइकियाट्रिक हॉस्पिटल क्या है, जिसके पास परमिशन होगी उस साइकियाट्रिक हॉस्पिटल को रन करने के लिए। नेक्स्ट इज माइनर। माइनर क्या है, एक ऐसा पर्सन जो 18 साल से नीचे का पर्सन है, 18 ईयर्स से जो नीचे का पर्सन है, दैट इज कॉल्ड एज माइनर, और 18 ईयर्स से ऊपर वाला वो लिख जाएगा मेजर। ठीक है, नेक्स्ट इज साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट जो है हम ऑलरेडी इन मेंटल हेल्थ की हमने इसको डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था हमने वहां पे कि ये क्या है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसने अपनी एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट करी हो, ठीक है, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो साइकियाट्री में, और साथ ही साथ रेजिडेंशियल भी ट्रेनिंग कंप्लीट करी हो, ठीक है, इन द साइकियाट्रिक सेटिंग। ये साइकियाट्रिस्ट कौन है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा साइकियाट्री में कंप्लीट किया हो, एंड दैट वाज रजिस्टर्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, that is constituted under the Indian Medical Council 1956। ठीक है, और वो भी क्या होना चाहिए, एकदम रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज साइकियाट्रिस्ट। नेक्स्ट आता है रिसेप्शन ऑर्डर। रिसेप्शन ऑर्डर जो है उसका मतलब है बेसिकली एक ऐसा लॉ है, ठीक है, एक ऑर्डर है दैट वाज मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, एक ऐसा लॉ है, एक ऐसा ऑर्डर है जो बेसिकली पेशेंट, जो साइकियाट्रिक पेशेंट है, जो किसी भी मेंटली इलनेस से सफर कर रहे हैं, उनकी एडमिशन और डिटेंशन के लिए बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड रिसेप्शन ऑर्डर। ठीक है, तो रिसेप्शन ऑर्डर क्या है, दैट वाज मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड फॉर द एडमिशन, ठीक है, पेशेंट्स के एडमिशन के लिए, उन पेशेंट की डिटेंशन के लिए बनाया गया है इनटू द साइकियाट्रिक, वहां पे एडमिशन कराना है साइकियाट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, रिसेप्शन ऑर्डर। अभी जब मैंने आपको पहले बोला था कि एक इंडियन ल्यूनेसी एक्ट था जो 1912 में आया था, तो उसपे कुछ टर्म्स यूज होती थी, और अभी इस मेंटल हेल्थ एक्ट में उसी टर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। ठीक है, तो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट में जो मेंटली इल पर्सन होता था, ठीक है, जो मेंटली इल पर्सन होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे इंडियन ल्यूनेसी एक्ट में, ल्यूनाटिक्स। ठीक है, तो ल्यूनाटिक्स कौन होते हैं, जो मेंटली इल पर्सन है वो ल्यूनाटिक्स। ठीक है, उसमें इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 में ल्यूनेटिक असाइलम होता था। ठीक है, नाम से ही समझ सकते हो आप, ल्यूनाटिक असाइलम। ठीक है, ल्यूनाटिक असाइलम का मतलब क्या है कि ल्यूनाटिक मतलब मेंटली, जो भी मेंटली इल पर्सन है, असाइलम मतलब जहाँ पे वो जो उनका हॉस्पिटल होता है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम इसको मेंटल हेल्थ एक्ट में, अगर हम रिवाइज मेंटल हेल्थ एक्ट में लेंगे तो उसको हम बोलते हैं एज अ साइकियाट्रिक हॉस्पिटल। ठीक है, तो ओल्ड टर्म पे हम इसको ल्यूनाटिक असाइलम बोलते थे, और न्यू टर्म में हम उसको साइकियाट्रिक हॉस्पिटल बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज आपका क्रिमिनल ल्यूनाटिक्स। क्रिमिनल ल्यूनाटिक्स का मतलब क्या है, क्रिमिनल मेंटली इल पर्सन तो है, ठीक है, ल्यूनाटिक का मतलब है कि मेंटली इल पर्सन तो है, बट वो क्या है, प्रिजनर है। ठीक है, क्रिमिनल है, ठीक है, किसी लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व है। तो न्यू टर्म में हम उसको क्या बोल रहे हैं, मेंटली इल प्रिजनर बोल रहे हैं। तो ये भी कुछ डेफिनेशन है जो कि एडवांस हुई है इनटू द न्यू मेंटल हेल्थ एक्ट। सो दिस इज चैप्टर 1। हमने चैप्टर 1 डील किया जहां पे हमने बेसिकली डेफिनेशंस को देखा, जो प्रीलिमिनरी डेफिनेशंस हैं। अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 क्या बोलता है कि मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का फॉर्मेशन, ठीक है, सेंट्रल और जो सेंट्रल लेवल अथॉरिटी और स्टेट लेवल की अथॉरिटीज हैं, दैट इज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनका फॉर्मेशन हुआ। अब ये मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज बेसिकली क्यों बनी, ठीक है, ये जो मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज है, ये कहीं ना कहीं क्या करें, जो भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड रेंडर्ड की जा रही है, ठीक है, उन वो प्रॉपर हो, ठीक है, उनका प्रॉपर रेगुलेशन हो पाए, प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाए, और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो बिटवीन द डिफरेंट मेंटल हेल्थ सर्विसेज। तो इसीलिए ये मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज को एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, और ये जो चैप्टर नंबर 2 है,
ये इसका ओवरऑल गोल ही यही था कि ये किस चीज पे फोकस करे कि स्टैब्लिशमेंट, इसका गोल ही यही था कि ये फोकस करेगा स्टैब्लिशमेंट एंड फंक्शन ऑफ तो जो ये चैप्टर नंबर 2 था, ये इसका फोकस ही किस चीज पे था कि जो भी मेंटल हेल्थ अथॉरिटी है उसका स्टैब्लिशमेंट और उसके फंक्शन एट बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल, इनका मेजर फोकस इस चीज पे था। ठीक है, इन्होंने अथॉरिटीज बनाई सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे अथॉरिटीज बनाई, क्योंकि क्या कर रहे थे, मेंटल हेल्थ सर्विसेज को कोऑर्डिनेट करवा रहे थे अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो अथॉरिटीज होती है, सॉरी these authorities have the power to cancel or renew the license। ठीक है, और ये जो अथॉरिटीज होती है, सेंट्रल लेवल अथॉरिटी और जो स्टेट लेवल अथॉरिटी है, ये क्या करती है, ये लाइसेंस को रिन्यूअल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकती है, इशू करवाती है लाइसेंस। ठीक है, किसी भी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल को रन करने के लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है उसको कौन देता है, मेंटल हेल्थ अथॉरिटी देती है। तो ये जो अथॉरिटी है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैंसलिंग, रिन्यूअल एंड इशूइंग द लाइसेंस टू द साइकियाट्रिक हॉस्पिटल। जो चैप्टर नंबर 2 है, वो आपको समझ में आया। बेसिकली इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का फॉर्मेशन हो रहा है, जो सेंट्रल लेवल अथॉरिटी है या फिर जो स्टेट लेवल अथॉरिटी है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। ठीक है, और ये क्या कर रही है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज को अक्रॉस द वर्ल्ड रेंडर करवा रही है, कोऑर्डिनेट करवा रही है। ठीक है, इसके अलावा ये लाइसेंस को इशू करवाती है, लाइसेंस को रिन्यूअल करवाती है और उनका कैंसिलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो दो चैप्टर अभी तक हमने मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर डिस्कस किया। Third chapter is, this chapter deals with the establishment of separate psychiatric hospital and nursing homes for the admission, treatment and care of mentally ill person। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ये इस चीज पे फोकस करता है, इस चीज पे डील करता है कि एक सेपरेट साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, एक सेपरेट नर्सिंग होम होना चाहिए, जहां पे हम एक ऐसे पर्सन, जो भी मेंटली इल पर्सन है, जो मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं, उनको एडमिट कर सके, उन्हें प्रॉपरली केयर प्रोवाइड कर सके और उन्हें ट्रीटमेंट दे सके। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 है, ये इसी चीज से डील करता है कि जो भी एक सेपरेट होना चाहिए, एक सेपरेट साइकियाट्रिक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम होना चाहिए फॉर द केयर ऑफ मेंटली इल पर्सन। तो ये चैप्टर जो था बहुत इजी था, इसमें कुछ नहीं था कि बस एक सेपरेट साइकियाट्रिक हॉस्पिटल फॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट, इसके अंदर क्या था, बेसिकली एडमिशन एंड डिटेंशन किसका, इन द साइकियाट्रिक हॉस्पिटल और साइकियाट्रिक नर्सिंग होम। ठीक है, तो ये जो चैप्टर नंबर 4 था, ये किस चीज में फोकस किया कि एक पेशेंट को किस तरीके से एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में और साइकियाट्रिक नर्सिंग होम में किस तरीके से एडमिट किया जाएगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, ये किसमें देखा गया, चैप्टर नंबर 4 ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर देखा गया। इट डील्स विद द प्रोसीजर फॉर द एडमिशन एंड डिटेंशन इन द साइकियाट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम। ठीक है, ये वो सारे प्रोसीजर से डील करेगा जो भी एक पर्सन के लिए लगेंगे फॉर हिज और हर एडमिशन इन द साइकियाट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग। ठीक है, तो एडमिशन के प्रोसीजर्स को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एडमिशन, सबसे पहले आपसे देखिए टाइप्स ऑफ एडमिशन है। सो इसमें क्या है कि एडमिशन ऑन वॉलंटरी बेसिस, एक एडमिशन ये होता है कि वॉलंटरी बेसिस पे, एक होता है एडमिशन अंडर अथॉरिटी और ऑर्डर, कोई अथॉरिटी बोलता है कि मैजिस्ट्रेट ने बोला है एडमिशन करने के लिए पेशेंट का, और एक होता है एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो और एक क्या होता है कि एडमिशन जो कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंडर हो रहा है, इसे इनवॉलंटरी एडमिशन भी बोल सकते हैं, इसे इनवॉलंटरी एडमिशन भी। ठीक है, तो अगर हम देखें
एडमिशन ऑन वॉलंटरी बेसिस, ठीक है। एडमिशन ऑन वॉलंटरी बेसिस को अगर देखते हैं तो एडमिशन ऑन वॉलंटरी बेसिस को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। नाम से समझ में आ रहा है वॉलंटरी बेसिस, जो सेक्शन 15 सेक्शन 16 का कवर रहता है, ठीक है। और वॉलंटरी का मतलब है खुद से पेशेंट को पता है कि ही इज मेंटली इल, ठीक है, और वो खुद से एडमिट होना चाहता है इन द साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि एप्लीकेशन जो होगी इट वाज मेड, ठीक है, एप्लीकेशन जो होगी इट वाज मेड बाय, जो भी मेंटली इल पर्सन होगा, ठीक है, तो एप्लीकेशन वाज मेड बाय पर्सन, वो पर्सन भी क्या होगा, मेजर होगा, ठीक है। मेजर मतलब 18 इयर्स से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। एंड इन केस ऑफ माइनर क्या कर सकते हैं, उसके गार्जियन या उसके जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, वो एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो एंड इन केस ऑफ माइनर एंड गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, ठीक है, ओके। तो गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन दी जाती है, जो भी ऐसा पर्सन है जो मेंटली इल है और वो एडमिट होना चाहता है, उसे पता है कि वो मेंटली इल है और वो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए एक एडमिशन दी जाती है, सॉरी एप्लीकेशन दी जाती है टू द मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। इसको दी जाती है टू द मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। अब मेडिकल ऑफिसर के पास वो एप्लीकेशन गई, अब वो मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा विद इन 24 आवर्स। जो भी एमओ होगा वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा विद इन 24 आवर्स। क्या वो देखेगा कि जो एप्लीकेशन उसके पास आई है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है, वेदर द पर्सन जो है वो मेंटली इल है या नहीं है। अगर उसकी इंक्वायरी से वो सेटिस्फाई होता है, ठीक है, इफ ही इज सेटिस्फाइड, ठीक है, इफ ही इज सेटिस्फाइड, तब क्या होता है, एडमिशन, ठीक है। तो वॉलेंट्री बेसिस में क्या हो रहा था कि एक ऐसा पर्सन है जो मेंटली इल है, ठीक है, जैसे पता है वो मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है, उसने एक एप्लीकेशन लिखी है टू द मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। और अगर एक ऐसा पर्सन है जो माइनर है, तो माइनर की एप्लीकेशन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इन दैट केस जो भी गार्जियन होंगे, जो भी रिलेटिव्स होंगे उस माइनर के, वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं टू द मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। अब वो मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा विद इन द 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर वो क्या कर रहा है, एक इंक्वायरी कर रहा है कि जो एप्लीकेशन उसके पास आई है वो ठीक है क्या, वो पर्सन सच में मेंटली इल है, ठीक है। इंक्वायरी करने के बाद इफ ही फाउंड कि हाँ ये पर्सन जो है वो सच में मेंटली इल है, वो सेटिस्फाइड अगर हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, उस पर्सन का एडमिशन करेगा, ठीक है। ये क्या था, एप्लीकेशन एडमिशन ऑन वॉलंटरी बेसिस, ठीक है, वॉलंटरी बेसिस। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जिसको मैंने आपको बोला था, इसे इनवॉलंटरी एडमिशन भी कह सकते हैं, ठीक है, से इनवॉलंटरी एडमिशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी मतलब पर्सन जो है वो खुद से यहाँ पे अनविलिंग होगा, ठीक है, पर्सन इज नॉट विलिंग टू मेक एन एप्लीकेशन, ठीक है, पर्सन यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं देगा, उसके फ्रेंड्स या उसके रिलेटिव्स जो है वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे टू द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि if the person is unwilling, ठीक है, और unable to make an application, ठीक है, और unable to make an application, ठीक है, तो in that case ये friend और जो रिलेटिव होंगे वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे किसको, तो मेडिकल ऑफिसर, जो भी मेडिकल ऑफिसर होगा उसको एक एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है। वो मेडिकल ऑफिसर इंक्वायरी करेगा, सेम प्रोसेस जो कि उसमें हुआ था वॉलंटरी एडमिशन में वही रहेगा। वो मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा विद इन 24 आवर्स, ठीक है, विद इन 24 आवर्स के अंदर वो क्या कर रहा है, एक इंक्वायरी करेगा
और वो इंक्वायरी करने के बाद अगर वो सैटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ ये जो पर्सन है वो सच में मेंटली इल है, देन अगर इफ ही इज सैटिस्फाइड या सैटिस्फाइड हो जाता है, देन द इनवॉलंटरी एडमिशन इज, देन द इनवॉलंटरी एडमिशन इज ओके। सो ये क्या था कि हमने अभी तक दो एडमिशन डिस्कस किए। पहला क्या था, एडमिशन ऑन वॉलंटरी बेसिस, मतलब जहां पे जो पर्सन है वो खुद से चाह रहा है कि वो एडमिट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट में क्या था, इनवॉलंटरी एडमिशन, जहां पे जो पर्सन है ही इज नॉट विलिंग टू मेक एन एप्लीकेशन, ठीक है, ही इज अनेबल टू मेक एन एप्लीकेशन, देयरफॉर जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन मेड आउट करेंगे टू द मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज। और दोनों ही कंडीशन में मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज क्या करेगा, 24 आवर्स के अंदर इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी करने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड होता है विद द एडमिशन प्रोसेस, तो वो क्या करेगा, एडमिशन इशू करेगा, ठीक है। तो ये दो तरीके के हमने क्या किया, डिस्कस किए एडमिशन, ठीक है। थर्ड जो प्रोसेस है दैट इज एडमिशन अंडर अथॉरिटी और ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट इज एडमिशन अंडर अथॉरिटी और ऑर्डर, अगर किसी अथॉरिटी या किसी ऑर्डर से एडमिशन अगर किया जाए, ठीक है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहला है रिसेप्शन ऑन एप्लीकेशन, जो सेक्शन 20 है। नेक्स्ट इज रिसेप्शन ऑन प्रोडक्शन बिफोर मैजिस्ट्रेट, जो सेक्शन नंबर 23 है। और रिसेप्शन आफ्टर इंक्वेस्ट, सेक्शन नंबर 26 है। एंड एडमिशन एंड डिटेंशन ऑफ मेंटली इल प्रिजनर, जो कि सेक्शन नंबर 27 है। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करें। सबसे पहला है रिसेप्शन ऑन एप्लीकेशन, सेक्शन नंबर 20। ये तो रिसेप्शन ऑन एप्लीकेशन में क्या होता है कि कोई रिलेटिव है, ठीक है, कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं टू द मेडिकल ऑफिसर, टू द मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, ठीक है। जो भी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होगा एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल या एक साइकेट्रिक यूनिट का, ठीक है, सॉरी ये मेडिकल ऑफिसर को नहीं करेंगे, सॉरी ये ऑर्डर इसके अंदर है, अथॉरिटी और ऑर्डर है, तो ये करेंगे मैजिस्ट्रेट, जो भी मैजिस्ट्रेट है उस पर एप्लीकेशन लिखेंगे, सॉरी, ठीक है। ये अथॉरिटी और ऑर्डर के अंदर एडमिशन हो रहा है, तो ये जो एप्लीकेशन जाएगी रिलेटिव ऑफ फ्रेंड्स की किसको जाएगी, मैजिस्ट्रेट को जाएगी। और साथ में जो इन्होंने एप्लीकेशन लिखी है, ठीक है, दैट विल बी सपोर्टेड बाय 2 मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो इस एप्लीकेशन के साथ अटैच रहेगा दैट इज 2 मेडिकल सर्टिफिकेट्स, ठीक है। ये डिनोट करेंगे कि हाँ ये जो पर्सन है दैट इज मेंटली इल, ठीक है। तो 2 medical certificates will be attached with this application, ठीक है। जो आपका ये मैजिस्ट्रेट होगा, ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट रहेगा, what he will do, he will concern with the, किससे कंसर्न करेगा, जो भी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होगा, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट जो होगा वो कंसर्न करेगा मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, ठीक है। आफ्टर दैट अगर वो सेटिस्फाइड होगा, देन आफ्टर दैट द एडमिशन ऑन रिसेप्शन इज, तो इसमें क्या था कि रिसेप्शन ऑन एप्लीकेशन, अगर रिसेप्शन ऑन एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें कोई फ्रेंड या रिलेटिव क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे टू द मैजिस्ट्रेट, और इस मैजिस्ट्रेट पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन रहेगी दैट विल बी सपोर्टेड बाय 2 मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, 2 मेडिकल सर्टिफिकेट इसमें अटैच्ड होने चाहिए। और मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट बेसिकली कंसर्न करेगा जो भी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होगा, और अगर वो सेटिस्फाइड हो जाएगा देन उसके बाद वो क्या करेगा, रिसेप्शन, एप्लीकेशन ऑन रिसेप्शन डन करेगा, ठीक है। रिसेप्शन ऑन एप्लीकेशन विल बी डन। सो दिस इज डिस्कस्ड, ठीक है, रिसेप्शन ऑन एप्लीकेशन। अब हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दैट इज रिसेप्शन ऑन प्रोडक्शन बिफोर मैजिस्ट्रेट, ठीक है। रिसेप्शन ऑन प्रोडक्शन बिफोर मैजिस्ट्रेट, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के सामने पहले उसका प्रोडक्शन होगा, पहले उसको रखा जाएगा मैजिस्ट्रेट के सामने, देन उसके बाद उसके एडमिशन के प्रोसेस के लिए देखा जाएगा। जैसे सपोज कोई भी मेंटली इल पर्सन है, ठीक है, कोई भी मेंटली इल पर्सन है, ठीक है, अगर वो कोई वायलेंट बिहेवियर करता हुआ पकड़ा गया या कोई भी ऐसी बिहेवियर करता हुआ पकड़ा गया जो कि सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल है, तो
उसके पे क्या होता है कि जो पुलिस होती है वो उसको क्या करती है, अरेस्ट कर लेती है, ठीक है, पुलिस उसको क्या करती है, डिटेन कर लेती है, ठीक है। तो मेंटली इल पर्सन डिटेन्ड बाय पुलिस, ठीक है, डिटेन्ड बाय पुलिस, ठीक है। अब इस डिटेंशन के 24 आवर्स के अंदर ही उसको मैजिस्ट्रेट के सामने रखा जाना चाहिए, ठीक है, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके आना चाहिए, ठीक है। तो विदिन आप कर सकते हो विदिन 24 hours of, yeah, within 24 hours of detention, within 24 hours of detention क्या होना चाहिए, उसको मैजिस्ट्रेट के पास लेके आना, ठीक है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के पास लेके आए, और इफ द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, और उसके साथ दो दो सर्टिफिकेट भी लगे होने चाहिए, टू सर्टिफिकेट विल बी अटैच्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच्ड होने चाहिए इसके साथ, और उसको मैजिस्ट्रेट के पास लेके आया जाता है, और इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड देन उसके बाद क्या होता है कि इसका एडमिशन, जो भी ऐसा पर्सन है जिसको यहाँ पे डिटेन किया गया था, जिसको क्या किया जाता है, एडमिट किया जाता है इनटू द साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, ठीक है। तो दैट इज रिसेप्शन ऑन प्रोडक्शन बिफोर मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ क्या था कि बेसिकली मेंटली इल पर्सन जो भी पुलिस ने जिसको पकड़ा है, पुलिस ने जिसको डिटेन किया है, उसके 24 आवर्स के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है, अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है देन उसके बाद क्या होगा, उसका एडमिशन होगा। नेक्स्ट इज रिसेप्शन ऑन इंक्वेस्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि रिसेप्शन ऑन इंक्वेस्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिसेप्शन ऑन इंक्वेस्ट, ठीक है, रिसेप्शन आफ्टर इंक्वेस्ट, ठीक है, इंक्वेस्ट मतलब आफ्टर इंक्वायरी, ठीक है, मतलब क्या है कि जो भी मेंटली इल पर्सन है उसकी इंक्वायरी होती है बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, और इंक्वायरी होने के बाद इफ ही फाउंड्स दैट ये पर्सन जो है वो मेंटली इल है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, उसका एडमिशन होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई मतलब ऐसा इंक्वायरी मिलती है कि यहाँ पे इस तरीके का जो पर्सन है ये मेंटली इल पर्सन है, ये क्या है, रह रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसके लिए एक इंक्वायरी रखता है, इंक्वायरी रखने के बाद क्या करेगा, एडमिशन उसका करेगा, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सैटिस्फाइड है विद द कंडीशन तो उसके बाद उसका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो एडमिशन एंड डिटेंशन ऑफ मेंटली इल पर्सन, एडमिशन एंड डिटेंशन ऑफ मेंटली इल प्रिजनर, कोई मेंटली इल प्रिजनर है, अगर वो किसी भी तरीके की मेंटल ट्रॉमा या फिर मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है तो उसको भी एडमिशन और उसका भी डिटेंशन होना चाहिए अंडर द रिसेप्शन ऑर्डर अंडर द अथॉरिटी ऑफ, ठीक है। तो ये सारे एडमिशन के प्रोसेस थे जो हमने इसमें डिस्कस किए, चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया हमने। इसमें क्या देखा कि एडमिशन वॉलंटरी बेसिस पे कैसा हो रहा है, इनवॉलंटरी बेसिस में कैसा हो रहा है, और अथॉरिटी और ऑर्डर में किस तरीके से एडमिशन हो। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5, जो हमने एडमिशन डिस्कस किया है, तो उसमें अब हम जो चैप्टर नंबर 5 है ये बेसिकली डील करता है कि किस तरीके से एक मेंटली इल पर्सन को एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल से किन सर्कमस्टांसेस के अंदर डिस्चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो पर्सन बिल्कुल क्योर हो गया, पर्सन बिल्कुल ठीक हो गया है, और उसको किस बेसिस पे डिस्चार्ज किया जाएगा वो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप क्या है, पहला है डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट दैट इज एडमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस, ठीक है, एक ऐसे पर्सन का डिस्चार्ज करना जो बिल्कुल वॉलंटरी बेसिस पे क्या हुआ था, जिसका एडमिशन हुआ था, ठीक है, जो खुद से आया था, ठीक है। तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि अगर मेडिकल ऑफिसर जो है, अगर मेडिकल ऑफिसर जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो पहले चेक करेगा कि वेदर द पर्सन इज मेडिकली फिट और नॉट, ठीक है, मतलब मेंटली जो है वो फिट हो चुका है या नहीं हो चुका है। आफ्टर दैट विद रिकमेंडेशन ऑफ टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, टू मेडिकल प्रैक्टिशनर वो क्या करेगा, उसको डिस्चार्ज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, वॉलंटरी एडमिशन, पेशेंट बिल्कुल रिकवर हो गया है, अब मेडिकल ऑफिसर उसको चेक करेगा कि वेदर द पेशेंट इज मेंटली फिट और नॉट, और डिस्चार्ज करने में भी वो दो रिकमेंडेशन लेगा फ्रॉम द मेडिकल प्रैक्टिशनर, दो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की रिकमेंडेशन लेगा और उसके बाद उसको डिस्चार्ज प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट दैट इज एडमिटेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, मतलब ऐसे पेशेंट का डिस्चार्ज जो किसी रिलेटिव के थ्रू आया हो या किसी फ्रेंड के थ्रू आया हो, मतलब एक तरीके का इनवॉलंटरी एडमिशन
हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी फ्रेंड है या जो भी रिलेटिव है वो एक तरीके का अंडरटेकिंग देते हैं, ठीक है, कि हाँ जो भी वो पर्सन को लेके जा रहे हैं, जो भी पर्सन का डिस्चार्ज हो रहा है, अब वो उनकी जिम्मेदारी है, वो उनकी केयर करेंगे और वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी उसके हार्म से बचाएंगे और उस पर्सन को जो मेंटली इल पर्सन है उसको भी खुद उसके हार्म से बचाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं पेशेंट को भी सेल्फ हार्म नहीं होने देंगे और सोसाइटी को भी हार्म नहीं होने देंगे, इस तरीके का वो एक अंडरटेकिंग देते हैं। इसके अलावा जो भी मेडिकल ऑफिसर होता है, ठीक है, उसका भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पे कि जो पर्सन है वो क्या है, एकदम मेंटली फिट हो चुका है और डिस्चार्ज अब उसका कर सकते हैं। तो अगर ये सारी चीजें रहती हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट्स रहती है इसके अंदर, तो ये जो डिस्चार्ज होता है ये परफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट दैट इज एडमिटेड ऑन रिसेप्शन ऑर्डर, ठीक है। तो अब एक ऐसे पर्सन का डिस्चार्ज जो रिसेप्शन ऑर्डर के अंदर जिसका एडमिशन हुआ, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट मतलब जिसने भी एप्लीकेशन दी थी, ठीक है, कि ये जो पर्सन है ये मेंटली इल है, ठीक है, अगर वो एप्लीकेंट ये देखता है कि ये जो पर्सन है वो मेंटली फिट हो चुका है, तो उस कंडीशन पे वो भी क्या करेगा, उसको मेडिकल ऑफिसर को एक एप्लीकेशन लिखेगा, मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन लिखेगा, मजिस्ट्रेट क्या करता है, इंक्वायरी रखता है, इंक्वायरी करने के बाद मेडिकल ऑफिसर्स भी क्या करते हैं, एक तरीके का सर्टिफिकेट इशू करेंगे, सेम प्रोसेस है, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर भी क्या कर रहे हैं, एक तरीके का सर्टिफिकेट इशू करते हैं, और इफ द जो भी मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, अगर मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज करता है ओनली इफ ही इज सेटिस्फाइड, ठीक है, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ ये पर्सन जो है वो मेंटली फिट है और आप इसका डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट जो है वो डिस्चार्ज उसको ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। तो इसमें भी जो फैमिली है, जो रिलेटिव है, उनको भी एक तरीके का एक अंडरटेकिंग देना होता है कि हम उस पर्सन की पूरी तरीके से केयर, पूरी तरीके से जिम्मेदारी ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट एडमिटेड बाय पुलिस, ठीक है, तो पुलिस के थ्रू अगर एडमिशन मेड हुआ है तो सेम इसका प्रोसेस है कि जो भी पुलिस ने एडमिशन किया था वहां पे भी फैमिली एक रिटन कंसेंट देगी कि यहाँ पे हम अपने पेशेंट की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसको पूरी केयर प्रोवाइड करेंगे, उसको पूरा मतलब जो भी फॉलो अप ट्रीटमेंट है उसको भी करेंगे, और साथ ही साथ जो मेडिकल ऑफिसर है वो भी ओपाइन कर रहा है कि हाँ कि अब जो पर्सन है वो मेडिकली फिट है बाहर जाने के लिए, तो उस कंडीशन में भी डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्चार्ज ऑफ मेंटली इल प्रिजनर, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ मेंटली इल प्रिजनर मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो मेंटली इल है और साथ ही लीगल प्रोसीडिंग्स में भी इन्वॉल्व है, उसका डिस्चार्ज के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो भी इसका हेल्थ स्टेटस रहता है, जो भी इनका मेंटल हेल्थ स्टेटस रहता है, उसको इन्फॉर्म करना होता है स्टेट अथॉरिटी को एवरी 6 मंथ, ठीक है, मतलब हर 6 मंथ पे क्या करना होगा, इनको इन्फॉर्म करना रहेगा कि अब इनकी मेंटल स्टेटस क्या है, ठीक है, क्या इनका रिकवरी हो रही है, किस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं, उनको इन्फॉर्म करना होता है प्रॉपर, ठीक है। जब कोई भी मेडिकल ऑफिसर है वो अगर ये देखते हैं कि ये पर्सन जो है अब नाउ ही इज फिट, ठीक है, अब मतलब इसको वापस डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि ये जो पर्सन है वापस से उसी अथॉरिटी को दे दिए जाते हैं जिस अथॉरिटी ने इन्हें एडमिट किया कराया था, ठीक है, तो ये मेंटली इल प्रिजनर है, वापस से क्या किए जाएंगे, उसी अथॉरिटी को दे दिए जाएंगे फॉर फर्दर लीगल एक्शंस, ठीक है, फर्दर लीगल एक्शंस के लिए उन्हें डिस्चार्ज करके कहाँ दे दिया जाता है, वापस से उन्हीं अथॉरिटी को दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लीव ऑफ एब्सेंस, लीव ऑफ एब्सेंस मतलब यहाँ पे क्या है कि डिस्चार्ज नहीं है, एक लीव सैंक्शन होती है कि पेशेंट जो है वो कोई घर के काम के लिए, घर के फंक्शंस के लिए, या फिर कोई अगर उसका कोई और कोई फैमिली से मिलना है तो उसके लिए उसको एक पर्टिकुलर लीव सैंक्शन हो जाती है, और ये जो लीव सैंक्शन है बेसिकली 60 डेज के अंदर होती है, मतलब 60 डेज के लिए लीव सैंक्शन हो सकती है, मैक्सिमम 60 डेज रहता है, इसमें पर्सन अपने घर पे जा सकता है, और इसमें जो ये किस तरीके से होती है, इसमें जो भी पर्सन है या जो भी रिलेटिव है या जो भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो एक एप्लीकेशन लिखते हैं टू द मेडिकल ऑफिसर कि हम इस पर्सन का पूरी तरीके से इस लीव के टाइम पे ध्यान रखेंगे और अपने मतलब इसको भी सेल्फ हार्म से बचाएंगे और कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी प्रिवेंट करेंगे, तो पूरी जो एक तरीके का एक बॉन्ड देना होता है दैट इज ड्यूली साइंड बाय द पर्सन एज वेल एज जो भी उस एप्लीकेशन को दे रहा है। तो ये सारे टाइप्स है डिस्चार्ज के, कि डिस्चार्ज हुआ कैसे पेशेंट का जो कि वॉलंटरी बेसिस पे एडमिट हुआ है, ऐसे पेशेंट का डिस्चार्ज करना जो कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस से एडमिट हुआ है,
डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट जो कि रिसेप्शन ऑर्डर से एडमिट हुआ था उसका डिस्चार्ज कैसे करना है, एंड डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट जो कि एडमिटेड बाय द पुलिस और मेंटली इल प्रिजनर को किस तरीके से डिस्चार्ज करना है, एंड द लास्ट वन इज लीव ऑफ एब्सेंस। तो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 बेसिकली थोड़े लेंथी चैप्टर्स थे जिसके अंदर हमने इन डिटेल डिस्कस किया कि चैप्टर नंबर 4 बेसिकली एडमिशन कंटेन कर रहा है और चैप्टर नंबर 5 जो है वो डिस्चार्ज का प्रोसीजर कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट जो है दैट इज चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में लिखा है जुडिशियल इंक्विजिशन। ठीक है, जुडिशियल इंक्विजिशन मतलब it deals with the process of judicial inquiry into the mental condition of the individual possessing property, including the appointment of guardian or manager for the care and the estate management। ठीक है, तो ये जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक जो पर्सन है या कोई फैमिली मेंबर है, ठीक है, वो इस तरीके का कोर्ट से आस्क करते हैं, अगर वो ऐसा देखते हैं कि कोई सॉरी जो ये चैप्टर नंबर 6 है बेसिकली इस चीज पे फोकस करता है कि अगर वो इस चीज को फाइंड आउट करते हैं कि जो मेंटली इल पर्सन है वो इनकेपेबल है कि वो अपने मनी मैटर्स नहीं संभाल सकते या अपनी प्रॉपर्टी मैटर्स नहीं संभाल सकते, तो उस कंडीशन पे ये क्या करते हैं कि कोर्ट से आस्क करते हैं कि कोई इंक्वायरी करे। तो वो जो इंक्वायरी जो कोर्ट करता है टू सी वेदर द पर्सन इज मेंटली फिट और नॉट, ठीक है, तो उसी को हम बोल रहे हैं जुडिशियल इंक्विजिशन। ठीक है, तो जुडिशियल जो इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी बाय द कोर्ट टू सी वेदर पर्सन जो है वो मेंटली इल है या नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जुडिशियल इंक्विजिशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये जो चैप्टर नंबर 6 है ये बेसिकली डील करता है with the process of judicial inquiry into the mental condition of the individual possessing property। ये इंक्वायरी करेंगे कि जो भी पर्सन है जो मेंटली इल पर्सन है क्या वो इतने केपेबल है कि वो अपने मनी मैटर्स या फिर बिजनेस मैटर्स को संभाल सके। अगर इंक्वायरी करने के बाद ये पता चले कि जो ये पर्सन है वो इनकेपेबल है कि वो अपने मनी मैटर्स और जो भी बिजनेस मैटर्स है उनको नहीं संभाल सकते, तो उस केस में क्या होता है कि जो गार्जियन और मैनेजर गवर्नमेंट होती है वो कोर्ट जो होता है वो क्या करता है, गार्जियन और मैनेजर्स प्रोवाइड करता है। गार्जियन जो भी उसके लाइक डेली जो टास्क होंगे उसको कंप्लीट करने के लिए जो डेली हेल्प उसको नीड होगी, एंड मैनेजर्स जो कि बेसिकली मनी मैटर्स और जो भी डिसीजंस होंगे रिगार्डिंग बिजनेसेस उसको डील करने के लिए। ठीक है, डिसीजंस रिगार्डिंग बिजनेस, ठीक है, उनको डील करने के लिए ये जो चैप्टर नंबर 6 था, ठीक है, ये बेसिकली डील कर रहा था कि जुडिशियल इंक्वायरी यहाँ पे गार्जियन और मैनेजर्स क्या करते हैं, कोर्ट अपॉइंट करता है ताकि एक पर्सन के जो भी लीगल राइट्स है उनको क्या कर सके, हम प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में ये होता है कि अब जो पेशेंट जो कि एडमिट है मेंटली इल एक पर्सन है जो कि एडमिट है एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में, एक साइकियाट्रिक यूनिट में। ठीक है, अब जो उसकी कॉस्ट है, जो भी उसके रहने का खर्चा है, जो भी उसके फूड का खर्चा है, जो भी उसके एक्सपेंसेस का खर्चा है, ठीक है, वो कौन देगा। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 7 उस चीज से डील करता है। ठीक है, अगर इंक्वायरी हुई है और इंक्वायरी होने के बाद ये पता चल रहा है कि जो पर्सन है उसके पास कोई भी मनी नहीं है या किसी भी तरीके का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उस कंडीशन में अंडर सेक्शन 78 क्या हुआ है कि जहां पे कोई भी मेंटली इल पर्सन जिसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी मनी नहीं है, किसी भी तरीके की मनी नहीं है, तो उस कंडीशन पे जो गवर्नमेंट होती है वो उस पूरे पर्सन का क्या करती है, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल को एक्सपेंस पे करती है। तो ये इसी को हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था जिसको हम क्या बोल रहे थे, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 78 व्हेन अ मेंटली इल पर्सन इज डिटेन्ड एज एन इनपेशेंट, ठीक है, जब भी हम एक किसी भी मेंटली इल पर्सन को इनपेशेंट रखते हैं, एडमिट करते हैं, ठीक है, और जिसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो अपनी ट्रीटमेंट का कॉस्ट निकाल सके, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है इन सच केसेस द एक्सपेंसेस शैल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। जो स्टेट की गवर्नमेंट होगी they will be responsible for paying the expenses of that particular patient to the psychiatric hospital. So ये chapter number 7।
सो नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 8. चैप्टर नंबर 8 बेसिकली डील करता है कि ह्यूमन जो राइट्स है मेंटली इल पर्सन के वो सेम होते हैं जो कि एक नॉर्मल पर्सन की है, और उनको प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अंडर सेक्शन 81 जो भी मेंटली इल पर्सन है उसको किसी भी तरीके का हार्म या किसी भी तरीके का क्रूएलिटी नहीं शो करनी है. ठीक है, कोई भी इंडिग्निटी नहीं, ऐसा नहीं कि हम उसको पेशेंट को मार के तो उसको दवाइयां खिला रहे हैं, नहीं. तो अंडर सेक्शन 81 no mentally ill person shall be subjected during treatment to any indignity or cruelty. उसके साथ कोई हार्म नहीं करना है, उसके साथ कोई हार्श बिहेवियर नहीं करना है हमें. ठीक है, उसको किसी शेम में नहीं लेके आना है. ठीक है, तो ये क्या है, किसके अंदर आया था, ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने देखा. ठीक है, इसके अलावा ये जो चैप्टर 8 है ये भी बोलता है कि जो पर्सन है जो मेंटली इल है आप उसे किसी भी रिसर्च का सब्जेक्ट नहीं बना सकते, ऐसा सैंपल नहीं बना सकते. ठीक है, अगर कंसेंट नहीं है तब. ठीक है, मतलब कोई भी मेंटली इल पर्सन है उसे आप अपनी रिसर्च के पर्पस के लिए उसे आप यूज नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई कंसेंट नहीं है. अगर वॉलंटरी एडमिशन है तो पर्सन जो है वो कंसेंट दे सकता है, और अगर किसी तरीके का इनवॉलंटरी एडमिशन है तो गार्जियन या कोई रिलेटिव जो है कंसेंट का जो रिलेटिव है वो क्या कर सकते हैं, कंसेंट दे सकते हैं. तो उनके कंसेंट के बाद ही आप उनको क्या करोगे, रिसर्च में इंक्लूड करोगे. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी तरीके का कोई मैसेज पेशेंट देना चाह रहा है किसी को, या पेशेंट के लिए कोई मैसेज या कोई लेटर आ रहा है बाहर से, तो आपको उसे डिटेन नहीं करना, उसे ब्लॉक नहीं करना है. ठीक है, उसे रोकना नहीं है, ना तो उसे डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि ये पेशेंट के कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स को क्या करता है, तोड़ता है. ठीक है, ह्यूमन राइट्स को कहीं ना कहीं डिसफॉलो कर रहा है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंट के पास फुल राइट होना चाहिए ऑफ कम्युनिकेशन, और आप उस राइट ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं आप जो भी पेशेंट को जितने भी मैसेज आ रहे हैं या जितने भी उसके पास जो भी लेटर्स आ रहे हैं आपको उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना, या पेशेंट किसी को भेज रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, ब्लॉक नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो राइट टू कम्युनिकेशन जो है उसका ध्यान रखना है. तो चैप्टर नंबर जो 8 था वो बेसिकली पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है. ठीक है, मेंटली इल पर्सन जो है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना. नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 9. तो चैप्टर नंबर 9 बेसिकली उन प्रोसीजर्स के साथ डील करता है जो कि एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल को मैनेज और मेंटेन करने के लिए यूजफुल. ठीक है, कि एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल या एक साइकियाट्रिक नर्सिंग होम को किस तरीके से मैनेज, किस तरीके से चलाया जाए, किस तरीके से उसको स्टैब्लिश किया जाए, वो किसके अंदर आता है, चैप्टर नंबर 9 के अंदर. सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6(1) ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट, इन्होंने बोला कि अगर कोई साइकियाट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम क्या है, लाइसेंस के बिना क्या नहीं कर सकते, अपने हॉस्पिटल को नहीं रन कर सकते. मतलब दे शुड हैव अ प्रॉपर लाइसेंस इन ऑर्डर टू रन अ साइकियाट्रिक हॉस्पिटल और अ नर्सिंग होम. ठीक है, इसके अलावा एक और आर्टिकल है, इसी में है, हम बोलेंगे आर्टिकल 11(1)(b). ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, लाइसेंस को रिवोक कर सकती है, लाइसेंस को वो वापस ले सकती है अगर वो ये देखती है कि कोई भी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल और कोई भी नर्सिंग होम क्या कर रहा है, इस तरीके से रन हो रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पेशेंट के मेंटल, इमोशनल और कहीं ना कहीं फिजिकल ट्रॉमा कॉज करते हैं. तो वो क्या करती है, उनका जो लाइसेंस होता है आइदर वो उन्हें कैंसिल कर सकती है और वो उन्हें रिवोक भी कर सकती है, मतलब वापस ले सकती है उनका जो लाइसेंस है. तो जो चैप्टर नंबर 9 है वो बेसिकली इसी चीज के ऊपर था कि एक जो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है वो बिना लाइसेंस के रन नहीं होना चाहिए, जिससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली लास्ट में पेशेंट को एक स्टैंडर्डाइज्ड केयर, एक बहुत अच्छी केयर मिल रही है जो भी मेंटली इल पर्सन है. And the last chapter of this mental health act is deals with the clarification pertaining to certain procedures to be followed by the medical officer in charge of psychiatric hospital or nursing homes. ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 8 है वो इसके लिए बनाया गया, जो भी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है उस पर्टिकुलर साइकियाट्रिक हॉस्पिटल का या नर्सिंग होम का, उसके लिए बनाया गया. ठीक है,
जैसे कि कैसे वो एक पेशेंट को एडमिट करेगा साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, कैसे वो एक प्रोसीजर्स फॉलो कर रहा है साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, क्या क्या वो प्रोसीजर्स फॉलो करेगा पेशेंट्स के ऊपर, किस तरीके से वो रिकॉर्ड को मैनेज करेगा, जो भी साइकेट्रिक पेशेंट्स है उसके रिकॉर्ड को किस तरीके से मैनेज कर रहा है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं मेडिकल ऑफिसर्स जो भी एक इंचार्ज है साइकेट्रिक हॉस्पिटल नर्सिंग होम के लिए, उनके लिए बनाया गया कि वो उनको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है इनटू द साइकेट्रिक हॉस्पिटल और द nursing home or in the treatment or care of the psychiatric patient. So this is the chapter 10. हमने सारे चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ एक्ट को हमने बहुत इन डिटेल में डिस्कस किया है। थैंक यू।